हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका पीसी स्टडी पॉइंट पर। बात करते हैं आज अपन कार्बन के अपरूप के बारे में। कार्बन के कितने एलोट्रोप्स होते हैं, यानी कितने अपरूप होते हैं, उनके बारे में आज अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करें। उससे पहले फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर अपन स्टार्ट करते हैं कार्बन के अपरूप एलोट्रोपस। होता क्या है? अपरूप किसी तत्व के भिन्न भिन्न रूप होते हैं जिनके गुण धर्म अलग अलग होते हैं। भिन्न भिन्न गुण धर्म वाले तत्व के रूप होते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, तो जो ऑक्सीजन है ये दो रूपों में प्रकृति में पाया जाता है, O2 के रूप में और O3 के रूप में, ऑक्सीजन गैस के रूप में और ओजोन गैस के रूप में। और दोनों के जो गुण है वो बिल्कुल से अलग अलग है। ऑक्सीजन एक जीवनदायी गैस है, जबकि ओजोन एक बहुत ही जहरीली गैस होती है। यानी दोनों के गुणों में बहुत ज्यादा भिन्नताएं हैं, लेकिन है तो एक ही तत्व है, ऑक्सीजन ही है। तो ये जो ऑक्सीजन गैस और ओजोन गैस हैं, ये ऑक्सीजन के दो अपरूप कहलाते हैं। ये दो हैं ऑक्सीजन के अपरूप। तो अपरूप हुआ क्लियर? एक ही तत्व के दो या दो से भिन्न भिन्न रूप जिनके गुण धर्म भिन्न भिन्न होते हैं, अपरूप कहलाते हैं। कार्बन के भी काफी अपरूप है, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, चारकोल, कोक, कार्बन ब्लैक। इस तरह से कार्बन के बहुत सारे अपरूप होते हैं। डिटेल में अपन पढ़ेंगे तीन अपरूप के बारे में, हीरा, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। तीन अपरूपों के बारे में अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायमंड यानी हीरा। हीरे में क्या होता है? सबसे पहले हीरा, डायमंड में क्या होता है? जो कार्बन होता है वो चार अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ चतुष्फल के रूप से चार बॉन्ड बना करके जुड़ा हुआ रहता है। इस तरह से एक कार्बन के साथ में चार अन्य कार्बन जुड़े हुए रहते हैं। तो इस कार्बन का संकरण हो जाता है sp3। ज्यामिति चतुष्फल की होनी है और जो बॉन्ड है वो 154 पिकोमीटर लंबा बॉन्ड होता है। आगे वाले कार्बन भी और चार कार्बन के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। और ये किस प्रकार से जुड़ते हैं ये अभी आप स्क्रीन पर देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरह से कि आगे से आगे कार्बन, कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन जुड़ करके और त्रिविम में ये किस प्रकार के जालक का निर्माण कर लेते हैं और इनका एक मजबूत जालक बन जाता है। और इसमें जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और त्रिविम में मजबूत बॉन्ड होने के कारण ही जो हीरा है ये प्रकृति का सर्वाधिक कठोर तत्व होता है। हीरा प्रकृति का सर्वाधिक कठोर तत्व है। इज दैट क्लियर? हालांकि इसमें जो बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच के जो बॉन्ड है ये तो सहसंयोजी बॉन्ड ही है, लेकिन सहसंयोजी बॉन्ड के बावजूद भी ये बहुत ज्यादा कठोर होता है, क्योंकि इसकी त्रिविम में जो संरचना बनी है उसमें बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं और इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाते हैं कि इसका गलनांक बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और ये बहुत ही कठोर हो जाता है। ये तो थी हीरा की यानी डायमंड की स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कि डायमंड काम में क्या आता है। तो डायमंड की बात करें तो डायमंड आभूषण बनाने के काम में आता है, पता है आपको सबको। और जो आभूषण होते हैं उनका जो मापन होता है वो भी कैरेट में होता है। और पढ़ते हैं कि इतने कैरेट, इतने कैरेट। एक कैरेट का मतलब होता है 200 mg। 200 mg को अपन एक कैरेट बोलते हैं, ठीक है। तो डायमंड का सबसे जो महत्वपूर्ण और उपयोगी जो यूज है वो यही होता है कि जो डायमंड है इसका जो यूज है वो आभूषण बनाने में किया जाता है। इसके अलावा डायमंड और बहुत सारे काम में आता है। बल्ब जो होता है, पुराने जो बल्ब होते थे, देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें जो तंतु लगा हुआ होता है बल्ब में, ये जो तंतु होता है ये तंतु टंगस्टन धातु का बना हुआ होता है। बल्ब में आपको देखिए तंतु दिखाई दे रहा है, ये जो तंतु है टंगस्टन धातु का बना हुआ होता है और ये बनाने में डायमंड का उपयोग किया जाता है। नंबर 2। नंबर 3, रूपदा बनाने में। रूपदा क्या होता है? डाइज, अंग्रेजी में इनको आप डाई बोल सकते हैं। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए छोटे छोटे कुछ पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, इनको रूपदा बोलते हैं। और ये जो छोटे छोटे पार्ट्स बनाए जाते हैं ये
डायमंड के द्वारा बनाए जाते हैं, हीरे के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके अलावा धार तेज करने के लिए अपघर्षक के रूप में, अपघर्षक देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये गोल गोल, जब ये गोल गोल जब घूमता है तो इसके ऊपर जो नुकीला जो भी हथियार वगैरह होता है, चाहे जो भी नुकीली चीज होती है, उसको लगा करके उसकी धार को तेज किया जाता है। तो ये इस तरह से अपन डायमंड को काम में लेते हैं। तो ये तो थे डायमंड के उपयोग। डायमंड क्या होता है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये बहुत ही त्रिविम में मजबूती से जुड़े हुए कार्बन के परमाणु होते हैं और इसके उपयोग भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सहसंयोजी होने के बावजूद इसका गलनांक इतना ज्यादा होता है कि यह प्रकृति का सबसे कठोर तत्व गिना जाता है। आगे चलिए, डायमंड के बाद में दूसरा अपना जो अपर रूप है वो है ग्रेफाइट। पहला अपर रूप हो गया डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में जो एक कार्बन एटम होता है वो 3 अन्य कार्बन एटम के साथ में जुड़ा हुआ रहता है इस तरह से, और ये इस तरह से आगे जुड़ करके प्रत्येक कार्बन जो है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। तो इस तरह से अगर 3-3 कार्बन से अगर अपन जोड़ेंगे तो षटकोणीय एक वलय का निर्माण हो जाएगा। देखो 3-3 से जोड़ते जाओ, वलय बन जाएगी। यानी यहां पर जो कार्बन है इसका जो संकरण है sp2 संकरण, और इसकी ज्यामिति हो जाएगी समतल त्रिकोणी। यानी कार्बन ने 3 ही बॉन्ड बनाए, जबकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉनों से बॉन्ड 3 ही बना रहा है, यानी प्रत्येक कार्बन के पास में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन शेष रहेगा। ये जितने भी कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं सबके पास में एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट ये बाकी कार्बन के सारे अपर रूप से अलग हो जाता है और इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण जो ग्रेफाइट है उसमें करंट आता है, यानी विद्युत का सुचालक होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th क्लास के लिए भी एंड ऑल्सो फॉर 11th क्लास, कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है? क्योंकि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। साथ ही यहां पर जो बंध लंबाई है वो भी डायमंड की तुलना में थोड़ी कम हो जाती है, और 141.5 पिकोमीटर लंबाई प्रत्येक बॉन्ड की होती है, क्योंकि वहां कार्बन के 4 बॉन्ड बन रहे थे, यहां 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं। और ये जो षटकोणीय वलय आपके सामने बनी हुई है, ये देखिए आगे किस प्रकार से बढ़ेगी। ये आप देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, बहुत सारी षटकोणीय वलय मिलकर के और एक प्रकार की लेयर यानी परत का निर्माण कर लेती है। और उसके बाद में ये जितने भी परतें होती हैं, ये भी आप स्क्रीन पर देखिए, एक परत, फिर उसके नीचे दूसरी परत, फिर उसके नीचे तीसरी परत, फिर उसके नीचे चौथी परत। जिस तरह से किताब के पन्ने एक दूसरे के ऊपर होते हैं, उसी प्रकार से ये सारी परतें भी, जितने भी परतें आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी उसी प्रकार से एक दूसरे के ऊपर सेट रहती है। और इन परतों के बीच में एक बहुत ही वीक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, बहुत ही दुर्बल आकर्षण बल, जिसका नाम होता है वांडरवाल आकर्षण बल। बहुत ही दुर्बल आकर्षण बल लगता है जिसका नाम होता है वांडरवाल आकर्षण बल। और ये इतना वीक होता है कि आप ग्रेफाइट पर जैसे ही हल्का सा फोर्स लगाएंगे तो ये परतें एक दूसरे के ऊपर फिसल जाती है। ऐसे हल्का सा फोर्स लगाते ही परत है वो फिसल जाती है एक दूसरे पर, और हल्का सा फोर्स लगाते ही अगर फिसल रही है तो आप ये कह सकते हैं कि ग्रेफाइट मुलायम और चिकना होता है। ग्रेफाइट का दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट गुण कि ग्रेफाइट मुलायम और चिकना क्यों होता है, क्योंकि ग्रेफाइट की परतों के बीच में एक बहुत ही वीक अट्रैक्शन फोर्स, बहुत ही दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है, वांडरवाल आकर्षण बल। और इसके कारण जो ग्रेफाइट का यूज है वो शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। स्नेहक यानी चिकने पदार्थ, चिकनाई देने वाले पदार्थ। कैरम बोर्ड में आपने देखा होगा, कैरम बोर्ड जो इस तरह से गोटी खेलते हैं आप, उसमें देखा होगा उसकी चिकनाई बनाए रखने के लिए उस पर एक पाउडर का छिड़काव किया जाता है, और वो जो पाउडर का छिड़काव किया जाता है वो ग्रेफाइट ही होता है। सूखा पाउडर होता है तो वो शुष्क स्नेहक के रूप में। इसके अलावा मशीनरी में भी काम में आता है। मशीनों में अपन स्नेहक के रूप में ग्रीस लगाते हैं, तेल डालते हैं। ऐसे ही जो कुछ ऐसी मशीनें होती हैं जो हाई टेम्परेचर पर काम में करती हैं, जिनमें तापमान बहुत ज्यादा होता है, जिनमें ग्रीस काम में नहीं ले सकते अपन, तो उसमें ये ग्रेफाइट जो होता है यही शुष्क स्नेहक के रूप में काम में लिया जाता है। जो आप कैरम बोर्ड पर जो पाउडर काम में लेते हैं वो उन मशीनों में भी, मशीनों को भी चिकनाई देने के लिए काम में लिया जाता है। इसके साथ साथ शुष्क सेल, शुष्क सेल आपके जो रिमोट का या जो दीवार घड़ी का जो सेल होता है उसको शुष्क सेल बोलते हैं।
उसमें भी ग्रेफाइट काम में आता है। उसमें अगर आपने कभी तोड़ करके देखा है तो ये देखिए, इसके जो बीचों बीच एक काली काली छड़ पाई जाती है बिल्कुल से सेंटर में, वो जो छड़ होती है वो ग्रेफाइट की ही बनी हुई होती है। तो ये भी एक ग्रेफाइट का उपयोग है कि जो ग्रेफाइट का उपयोग है वो शुष्क सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। तो ये ग्रेफाइट के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग। ग्रेफाइट के बाद में देखते हैं अगला जो अपर रूप है वो है फुलरीन, कार्बन का तीसरा अपर रूप फुलरीन। ये एक कृत्रिम अपर रूप है, यानी इंसानों के द्वारा बनाया गया है। या हालांकि इंसानों के द्वारा डायमंड भी बनाया जा सकता है। डायमंड प्राकृतिक रूप से भी कोयले की खानों से प्राप्त होता है, इसके अलावा कृत्रिम रूप से मानव के द्वारा भी डायमंड का निर्माण किया जा सकता है। फुलरीन बनाया जाता है ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट को अक्रिय वातावरण में खूब गर्म कीजिए, अक्रिय वातावरण में आप इसको खूब गर्म कीजिए तो ग्रेफाइट से बन जाती है फुलरीन। और फुलरीन जो होती है इसकी स्ट्रक्चर ये आपके सामने देखिए, बिल्कुल से फुटबॉल के समान, जैसे एक फुटबॉल आपके सामने रखा हुआ है उस तरह से कार्बन के परमाणु ऐसे जुड़ करके एक फुटबॉल बना लेते हैं। फुलरीन जो होता है इसमें लगभग, हालांकि एक बॉल में जो आपको जो ये जो फुटबॉल के जैसी बॉल दिखाई दे रही है ये फुलरीन का एक मॉलिक्यूल है, इसमें कितने कार्बन हो ये वैसे तो कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन लगभग C60 यानी 60 कार्बन एक बॉल में पाए जाते हैं, लगभग अंदाज बता रहा हूं आपको। इसके अलावा फुलरीन में जो ग्रेफाइट में जो ये एक एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था, ये जो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है ये पाई बॉन्ड बना लेता है ग्रेफाइट में। अब फ्री नहीं रहेगा ये, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन मिलकर के पाई बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं, मतलब इनके बीच बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस वलय के अंदर जैसे 3 डबल बॉन्ड बन गए इस प्रकार से। तो फुलरीन में ध्यान रखिए कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन शेष नहीं रहता है। और अगर किसी चक्रीय यौगिक में पाई बॉन्ड बन जाते हैं तो उसको एरोमेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। यानी फुलरीन में जो चौथा इलेक्ट्रॉन था, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, उस फोर्थ इलेक्ट्रॉन ने बनाया पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड के कारण उसमें कौन से गुण आ गए? एरोमेटिक गुण आ गए। कौन से गुण आ गए? एरोमेटिक। इसके साथ ही जो फुलरीन की आपको जो बॉल दिखाई दे रही है इसको शोकर बॉल या बकमिस्टर फुलरीन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसमें लगभग C60 जो फुलरीन होता है उसमें लगभग 20 तो इस प्रकार की षटकोणीय वलय, मतलब 6 सदस्यीय वलय होती है, वो लगभग 20 पाई जाती हैं। और जो 5 सदस्यीय 5 मेंबर्ड रिंग होती हैं वो लगभग 12 के आसपास पाई जाती है। यानी 5 मेंबर्ड रिंग है वो तो 12 और 6 मेंबर्ड रिंग होती है वो 20 पाई जाती है। साथ ही इनके जुड़ने का भी एक तरीका होता है। एक जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है उसके चारों ओर उसको अदर कौन सी रिंग टच कर सकते हैं, तो उसके पास में कोई 6 मेंबर्ड या 5 मेंबर्ड रिंग उसको टच कर सकती है। यानी 6 सदस्यीय वलय को 6 सदस्यीय या 5 सदस्यीय दोनों में से कोई सी भी एक वलय टच कर सकती है। लेकिन जो 5 सदस्यीय वलय होती है उसके चारों ओर उसको केवल 6 सदस्य वाली वलय ही टच करती है। यानी 2 5 सदस्य वाली वलय एक दूसरे के कभी भी टच में नहीं रहती। इसको कहने का साफ साफ सरल शब्दों में मतलब ये, 2 5 मेंबर्ड रिंग कभी भी एक दूसरे के टच में नहीं रहती, इसका मतलब ये। तो मोस्टली ग्रेफाइट के ये 3 ही अपर रूप हैं जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं और जो पाए जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ अपर रूप हैं, उनकी भी अपन चर्चा करेंगे यहां पर। पहले इनके बारे में ये देख लेंगे इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो इनकी अगर बात करें तो इनमें से जो ग्रेफाइट है ये सबसे ज्यादा स्टेबल अपर रूप होता है, ये आपको ध्यान रखना। कार्बन का सर्वाधिक स्थायी अपर रूप ग्रेफाइट होता है। यानी आप ये कह सकते हो कि ग्रेफाइट के लिए जो एंथैल्पी उसका मान कितना होगा? 0.0 किलो जूल पर मोल, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्थायी हो गया तो इसके लिए जो एंथैल्पी है वो 0.0 किलो जूल पर मोल होगी। उसके बाद में स्थायित्व में दूसरा नंबर आता है डायमंड का। सबसे ज्यादा स्थायी ग्रेफाइट और उसके बाद में दूसरा नंबर है डायमंड का, जिसकी एंथैल्पी लगभग 1.9 किलो जूल पर मोल होती है। यानी ग्रेफाइट की तुलना में ज्यादा, ये भी लगभग ग्रेफाइट के जितना ही स्थायी है, स्थायित्व में ज्यादा फर्क नहीं है। तीसरा नंबर आता है फुलरीन का, उसका स्थायित्व थोड़ा कम होता है। इसकी जो एनर्जी होती है वो लगभग 38.1 किलो जूल पर मोल
होती है। ये होता है इनका एनर्जेटिक स्टेबिलिटी। ये हो गए 3 महत्वपूर्ण अपरूप कार्बन के। इसके अलावा इन 3 के अलावा कार्बन के 3 और महत्वपूर्ण अपरूप होते हैं, उनके बारे में भी अपन थोड़ा थोड़ा यहां पर डिस्कशन करेंगे। एक होता है चारकोल। नाम आपने सुना होगा चारकोल, क्या होता है इसके बारे में आपने कभी नाम भी सुना होगा और पढ़ा भी होगा। चारकोल के अलावा और कौन कौन से अपरूप होते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये भी आगे की क्लासों में आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे, आगे की क्लासों में आपके बहुत ज्यादा काम में है। चारकोल के अलावा एक होता है कोक और एक होता है कार्बन ब्लैक। ये देखिए 3 और इसके अपरूप पाए जाते हैं। चारकोल, कोक एंड 1 इज द कार्बन ब्लैक। इनको आप बना कैसे सकते हैं, आप इनको कैसे प्राप्त करेंगे? तो देखिए जो कार्बन ब्लैक है ये तो किसी हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक को अगर वायु की कम मात्रा में, न्यून वायु की मात्रा में अगर जलाया जाएगा तो आप कार्बन ब्लैक प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा चारकोल और कोक, इसको आप बना सकते हैं कोयले और लकड़ी से। कोयले को और लकड़ी को अगर वायु की अपसेंट में, इसको तो वायु की कम मात्रा में, इसको वायु की अनुपस्थिति में अगर कोयले को और लकड़ी को गर्म किया जाएगा तो उनसे आप चारकोल और कोक का निर्माण कर सकते हैं। ये इनको बनाने के तरीके होते हैं। ये भी क्या कोई काम में आते हैं, इनका भी क्या कोई उपयोग होता है? बिल्कुल होता है। जो चारकोल होता है ये बहुत ज्यादा उपयोगी होता है मास्क बनाने में, गैस मास्क बनाने में। जो कोयले की खानों में जो मजदूर काम करते हैं वहां पर बहुत ही हानिकारक गैसों का रिसाव होता रहता है, इसलिए उनको 24 आवर जब तक वो खान के खदान के अंदर होते हैं उन्हें एक फेस मास्क पहन करके रखना पड़ता है जो कि इस चारकोल का बना हुआ होता है। और वो चारकोल में जो फेस मास्क में जो चारकोल होता है वो वहां पर जो हानिकारक और जहरीली गैसें होती हैं उनको शरीर के अंदर जाने से रोकता है और उनको वो जो मास्क लगा हुआ होता है वो खुद अवशोषित कर लेता है, अंदर नहीं जाने देता। तो पहला इनका महत्वपूर्ण उपयोग है कि नारियल चारकोल का उपयोग हानिकारक गैसों के अवशोषण के लिए गैस मास्क में किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग। इसके अलावा किसी विलयन में से अशुद्धियों को अलग करने के लिए, मान लीजिए आपने शर्करा का विलयन बनाया और उसमें कुछ अशुद्धियां घुल गई, तो उन अशुद्धियों को अलग करने के लिए उनमें आप एक चारकोल डाल दीजिए, वो चारकोल सारी अशुद्धियों को खुद सोख लेगा, जैसे वो जहरीली गैसों को सोखता है ठीक वैसे। और फिर चारकोल को बाहर निकाल दीजिए, आपका जो विलयन है वो पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है। जो कोक है इसका उपयोग धातु कर्म के दौरान अपचायक के रूप में किया जाता है, यानी धातुओं को जब शुद्ध किया जाता है तो धातुओं को शुद्ध करने के दौरान कोक का उपयोग होता है अपचायक के रूप में, बहुत ही उपयोगी होता है, खास करके आयरन, कॉपर और जिंक धातुओं के निष्कर्षण। तो ये अन्य जो कुछ अपरूप है उनके भी उपयोग और उनका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे कार्बन के अपरूप। मैंने प्रयास किया आपको डायग्राम्स भी स्क्रीन पर दिखा करके समझाने का, एंड आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना हुआ है, फटाफट जाकर के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए अपना डाउट। प्रयास करेंगे कि आपका जो भी डाउट है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।